नमस्कार, मैं सुभाष चौधरी हूं और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड न्यूज चैनल। आज फिर हम एक खास मुद्दे को लेकर आपके सामने हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुमार मधुकर जी हैं, जो चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के संपादक भी हैं। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम नगर निगम में जिन 7 उसमें से 4 अधिकारी हैं और 3 अन्य व्यक्ति हैं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं करोड़ों के घोटाले से संबंधित। आखिर उन पर आरोप क्या है, किस प्रकार के आरोप उन पर लगे थे और उन आरोपों में वास्तव में है क्या कारण रहा कि उन आरोपों को इतना गंभीर मानते हुए जांच समिति ने उनके खिलाफ फाइंडिंग दी। तो इसमें कुल मिलाकर 7 आरोप लगाए गए हैं और उन 7 आरोपों पर आज हम चर्चा करेंगे और उस पर हम कुमार मधुकर जी के विचार जानेंगे और उनकी प्रतिक्रिया समझेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नगर निगम का जो कंडक्ट है, जो उसकी कार्यशैली है, जो काम के तरीके हैं और जो प्रशासनिक स्टेप्स होते हैं काम कराने के, वो किस तरह से चलना चाहिए और क्या इन 7 आरोपों में वो खामियां दिखती हैं। क्योंकि मधुकर जी लगातार चंडीगढ़ मुख्यालय से इन चीजों पे नजर रखते हैं और हरियाणा सरकार के सभी मंत्रालयों पर इनकी नजर होती है। साथ साथ चंडीगढ़ नगर निगम बहुत ही प्रसिद्ध नगर निगम है और बहुत पहले से वो नगर निगम के रूप में गठित है, तो इसीलिए वहां के कंडक्ट को भी बहुत अच्छे से, बहुत लंबे समय से इन्होंने कवर किया है। इसलिए आज मधुकर जी से हम ये जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इन 7 आरोपों में कितना दम है। तो मधुकर जी, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड न्यूज चैनल पर। 7 आरोप लगाए गए हैं जो शहरी निकाय मंत्री ने छापा मारा और उसके बाद हालांकि अब तक ये तथ्य सामने नहीं आए थे। जो जांच की गई और जो जांच समिति ने फाइंडिंग दी और जो आरोप इन पर लगे हैं, उन आरोपों में सबसे पहला आरोप इन पर है कि विकास कार्यों से संबंधित कागजातों पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है। यानी इसमें स्पष्ट ये कर दिया गया है कि कनिष्ठ अभियंता यानी जो जूनियर इंजीनियर जेई होते हैं और एई असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता, अधिकतर बिलों पर इन 2 अधिकारियों के उस इलाके से संबंधित जो जेई एई हैं उनके साइन नहीं है। यानी वरिष्ठ अधिकारियों ने, एक्शन लेवल के अधिकारियों ने अपने लेवल पे अपने डूगी मारकर इसको निपटा दिए। इसमें आपको कितना दम लगता है और ये प्रशासनिक दृष्टि से क्या आवश्यक होता है कि जेई एई के साइन होने ही चाहिए? देखिए सुभाष जी, जो ये मसला है और ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि जो प्रशासनिक वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो छोटे से लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक क्या होता है कि फाइल एक बार ऊपर जाती है और फिर काम कराने के लिए अप्रूवल के साथ फाइल नीचे आती है। अगर फाइल नीचे से चली नहीं और बीच में से आगे चली नहीं, यानी बीच में ही कुछ ना कुछ खेल हो गया, जो मैं समझ पा रहा हूं। इनको भी नहीं पता चला और इनको भी नहीं पता चला, बीच में ही वो जो जैसे वेस्ट बंगाल में खेला होवे चलता था, तो इसी बीच में लगता है कि कोई ना कोई खेला होवे हो गया यहाँ पे। लेकिन सवाल उठता है कि जो प्रशासनिक तंत्र में जो वहां मुखिया बिठाया गया है, मुखिया के रूप में कमिश्नर कर क्या रहा था? शायद मेरे ख्याल से उस टाइम विनय प्रताप कमिश्नर का भी कार्यकाल रहा है उसको। विनय प्रताप जैसे लोग, माहिर लोग रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद भी अगर विनय प्रताप जैसे कमिश्नर को पता नहीं चला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल है, किसी को छूट दी गई। उसी का नतीजा है कि एक आदमी को, जो एक्शन, जिस एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उसको रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन मिल जाता है। नहीं, वो जो एक्शन थे, एक्सटेंशन वाले, वो दूसरे विंग के थे, जो वार्ड नंबर 1 से संबंधित जो मुद्दा आया था। यहाँ तो गोपाल कलावत जो एक्शन थे और एक और एक्शन है उसमें सैनी करके,
तो उनका अच्छा, वो एक्शन, हाँ, पंकज सैनी करके थे, तो उनका मुद्दा है। तो इसमें और ज्यादातर बिलों में मैं थोड़ा स्पष्ट करूं, क्योंकि मैंने जो फाइंडिंग जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट को मैंने बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से मैंने देखा है, तो अलग सारे पॉइंट्स पर यही चीज स्पष्ट है कि ज्यादातर बिलों पर गोपाल कलावत जो एक्शन हैं, अभी भी वर्तमान में एक्शन है, तो उनके साइन है और उनके इलाके की जो जेईई हैं उनके साइन उस बिल पर नहीं है। यानी कम से कम जो लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी काम देखता है, मॉनिटर करता है फील्ड में, आप उनकी तस्दीक आप ले नहीं रहे हैं और एक्शन नहीं साइन मार के उनके बिलों को आगे पास करने के लिए भेज दिया। ये आरोप आप देखिए, जो आप बता रहे हैं कि एक्सीएन के लेवल पे ही सब कुछ काम हो गया, जबकि मैंने आपको बताया कि फाइलें एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है और फिर उसी स्टेप में फिर वापस भी आती है। हाँ। और एक बार और प्रक्रिया होती है, उसमें क्या क्या क्योंकि जब अधिकारी तक जाती है बातें, तो वहां फिर उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन, नोटिंग उसमें कोई कमी दिखी तो उसके लिए फिर उसी हिसाब से वापस, उसको भी जो है उसी हिसाब से वापस आने। ये कई बार 10 बार 15 बार ये प्रक्रियाएं होती हैं कि फाइलें जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। अगर उसमें किसी स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, गायब नहीं कर सकते, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ ध्यान उस पर जाता है, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन होता है। और इसका मतलब है कि ये नीचे से फाइल चली ही नहीं और ऊपर तक गई नहीं। जब ऊपर तक गई नहीं तो ये नीचे तक फाइल आई भी नहीं। तो जब ये चीज नहीं हुई तो आखिरकार एक्शन अपने लेवल पे कैसे कर लेता है? चीफ इंजीनियर कहाँ था? एक सवाल उठता है कि चीफ इंजीनियर कहाँ था? हम सिर्फ एक्शन का ही नाम ले, इतना ऐसा तो है ना कि कोई सुई में जो है धागा कर रहा है, वहां तो पूरा ही मतलब सब कुछ हो गया, लूटपाट हो गई और आपको पता नहीं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नीचे वाले भी अनभिज्ञ हैं और ऊपर वाले भी अपने को अनभिज्ञ बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत माकूल बात है ये, और तथ्यात्मक भी है और तर्क संगत भी ये बात है। इसमें से दूसरा जो आरोप है वो है कुछ विकास कार्य बिना टेंडर के ही करवा दिए गए। ये बड़ा गंभीर आरोप है। इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? आप मुख्यालय में रहते हैं, आपने चंडीगढ़ नगर निगम को भी काफी लंबे समय तक आपने कवर किया है, और मुझे याद है कि जब हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे इसी गुरुग्राम में, तो तब आपके पास यहाँ की नगर परिषद जो थी गुरुग्राम की, उसकी बीट थी और आपने बहुत क्लोजली यहाँ के उसके कंडक्ट को मॉनिटर किया है। ये क्या प्रक्रिया है और ये जो आरोप है ये कितना गंभीर आरोप है? अब देखिए कि जब हम लोग काम करते थे उस टाइम और इसमें थोड़ा सा फर्क भी है। पहले जो है टेंडर का कुछ अलग वो था, अब ई टेंडरिंग में होता क्या है कि किसी को कुछ नहीं पता होता, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, कुछ नहीं। वो देश से कहीं से भी कोई टेंडर भर सकता है। अगर अच्छा 5,000, 10,000, 20,000 अगर कमिश्नर चाहे तो ई टेंडरिंग से ही ये छोटे रकम को भी आप काम करा सकते हैं। कुछ है ना भी करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने जैसे तैसे टेंडर दे दिया आपने, लेकिन टेंडर पास करने में एक जानकारी दो इससे संबंधित की, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कमिश्नर चाहे तो वो कुछ काम ऐसे करा सकते हैं, लेकिन उसकी भी तो एक सीमा होगी फाइनेंशियल, कि भाई इतने पैसे तक का अगर कोई काम ऐसा है तो उनका विशेषाधिकार ऐसा हो सकता है या जनहित में कुछ ऐसा वो कदम उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अगर आप 11 के 11 वार्डों में अगर आप देखेंगे तो उसमें से अमाउंट तो लाखों में है, यानी मिनिमम 7 से 8 लाख है किसी भी अमाउंट का, कोई भी है 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 35 लाख भी है, 32 लाख भी, इस तरीके से अमाउंट है इसमें। देखिए नगर निगम तो हमने बहुत दिनों से कवर करना बंद किया हुआ, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा ध्यान आता है 5 या 10 लाख रुपए तक का जो है वो एक सीमा दिया हुआ है, एक सीमा है उसमें कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन करते क्या है, ये मोनोपोली करता, अपने मन से किसी को दे दिया, किसी को ऐसे दे दिया, कहीं से इसको इधर वहां, यहाँ काम करवा लिया, वहां एडजस्ट कर दिया, वहां काम करवा नहीं वहां को दिखाया तो वहां एडजस्ट कर दिया। तो एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है ना, कि ठेकेदार को भी लाभ मिल जाए, अपने को भी लाभ मिल जाए, काम हो ना हो, अगर किसी ने उस टाइम सवाल खड़ा कर दिया तो चर्चा चल पड़ी या उसको ढक दिया जाता है किसी न किसी तरह से, और अगर भूल गए या किसी ने नहीं उठाया, नहीं भी अगर किसी ने मसला उठाया तो आप समझ लीजिए क्यों नहीं उठाया। अगर हम पार्षद हैं उस इलाके के और हमारे इलाके में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो घालमेल है।
गंभीर, ये भी एक गंभीर आरोप है कि बिना टेंडर के आपने काम करवा बिना दिया टेंडर और उसका बिल भी पास आप कराने में जो और काम हुआ नहीं। और तीसरा जो एक वैसे इस तरह की बातें यहाँ पे पुरानी है, कई बार चर्चाएं होती रही हैं, कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे रहे हैं। हमें लगता है कि ये नगर निगम जो है बस ये है मतलब इस तरह की परिपाटी बन चुकी है ऐसी संस्थाओं की दृष्टि से। तभी तो कई अधिकारी सालों साल रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही शहर में आधा से अधिक जीवन वो अपने सर्विस का। मुझे याद है कि यहाँ पे एक बड़े मोटे से होते थे, वो कहाँ गए, लेकिन हर बार वो 1 महीने में ही आ जाते थे यहाँ पे। फिर वो चले गए चंडीगढ़, फिर पंचकुला, मेरे फिर सुनते ही नवेसर आ गए वो। सही बात है। तो ऐसे कला हैं, कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं। हाँ बिल्कुल। अब कई अधिकारी ऐसे हैं जो एकदम कई सालों से, बल्कि सत्ता में कोई भी पार्टी हो वो अधिकारी आपको यही मिलता है। सत्ता बदलने के बावजूद जो है ना, अधिकारी नहीं बदलते हैं। ठीक बात है। ज्वाइंट कमिश्नर बन गए, क्या बन गए, सब कुछ बन गए, यही रहे। तीसरे आरोप की ओर मैं आपको अब ले चलता हूँ। तीसरा आरोप इसमें जो सबसे और भी गंभीर है वो है पार्षदों द्वारा दिए गए संतुष्टि प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, फर्जी होने के आरोप लगे हैं। ये किसी भी काम के लिए अगर उसका बिल पास कराना है तो क्या तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर यह आवश्यक है कि उस इलाके के या उस वार्ड के पार्षद से सेटिस्फैक्ट्री लेटर आपको लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये कई बार होता क्या है कि सदन में जो है ना फैसला हो जाता है कि वहाँ पे सदन की पॉलिसी को लेकर के आता है कि भाई क्या हमको करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि पार्षद से आपको संतुष्टि प्रमाण पत्र लेना होता है। उसको आप जाएंगे तो वो देखेंगे, उसको लगेगा कि ये, लेकिन हुआ क्या इस बीच में, मैं 1-2 जगह की बात बता रहा हूँ, कहीं और की, यहाँ भी होता ही रहा होगा कि आपको संतुष्टि प्रमाण पत्र मिलेगा जब आप पार्षद महोदय को चढ़ावा देंगे। अगर आपने चढ़ावा नहीं दिया तो जो अच्छा काम है वो भी खराब निकल जाएगा, वो भी उनकी नजर में या उनके पत्रों में बुराई दिखेगा, उसमें खामियां दिखेंगी। बिल्कुल नहीं। तो कई बार क्या हुआ कि इस चीज को हटा करके कहा यार फिर तो जो है ना अपने हिसाब से फिर इसको देखो। तो हमें लगता है अगर यहाँ भी ये परिपाटी है और पार्षद ने कह रहे हैं कि फर्जी वो निकला गया, ये जांच का विषय है, क्योंकि किसी में ऐसी हिम्मत नहीं होगी किसी अधिकारी में कि इतने पार्षदों का एक बार वो यूज करे कि ये सारे के सारे फर्जी निकल जाए। मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, इसमें जो एक बात और सामने आ रही कि जांच वाला एक मसला जो है, जांच में पार्षद भी शायद, हाँ वो हम आगे चर्चा करेंगे उस पर। वो भी एक बहुत गंभीर विषय है और उस पर जरूर ध्यान जाना चाहिए। और मुझे लगता है गुरुग्राम की जनता को, इस शहर की जनता को जरूर जानना चाहिए कि उनके पार्षद का कंडक्ट कैसा रहा है इस इतने बड़े घोटाले की जांच के प्रति। सारे के सारे फर्जी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो है। जो आरोप इसमें लगे हैं हम उस पर अभी चर्चा को बिल्कुल उसी पर फिक्स किए हुए हैं और वहीं केंद्रित किए हुए हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र फर्जी होने का इसमें आरोप लगा है और आगे है, एक्चुअली ये कहा यह गया कि जो फर्जी पत्र हैं उसमें वो इन्होंने लिखे नहीं और पहले के जो पत्र उनको दिए गए थे, पहले के और दूसरे जो काम कराए गए थे, तो उन्हीं पार्षदों के उन पत्रों पर कुछ और कंटेंट बनाकर, लिखकर, उसके फोटोकॉपी बनाकर और उस हस्ताक्षर का, उसके नाम का, उस लेटर हेड को जेन्युइन मानकर की उसकी फोटोकॉपी लगा दी गई उसके साथ कि भाई हमें ये संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया, ओरिजिनल मेरे पास है और फोटोकॉपी हम बिल के साथ लगा रहे हैं। इस तरह की स्थिति बनी है जो एक बहुत गंभीर आरोप है कि इतने 11 से अधिक वार्डों के पार्षदों के फर्जी लेटर हेड जो पहले के जारी किए गए हैं उस पर दूसरा कंटेंट लिखकर और उसको मैनिपुलेट किया गया, उसके फोटो स्टेट बनाए गए और उसको कहा गया कि ये पार्षदों ने हमें इसका संतुष्टि प्रमाण पत्र दिया कि काम उन्होंने अच्छा किया है और बिल पास कराने के लिए। अगला जो इसमें आरोप है वो है कोई भी विकास कार्य धरातल पर नहीं हुआ। ये जो चीजें हैं ये तो तभी पता चलेगा कि जब उस वार्ड के पार्षद बता रहे हैं या फिर उस वार्ड की जनता बता रही है कि ये काम नहीं हुए हैं। तीसरा, अगर आप इसकी फाइंडिंग में थोड़ा और अंदर जाएंगे तो उसमें से आपको ये पता चलेगा, संकेत ये मिलता है कि बहुत सारे काम में इन लोगों ने
बहुत हास्यास्पद तर्क उसमें दिए हुए हैं बिलों में कि सोशल मीडिया से जो मेरे पास कंप्लेन आई, हरपथ हरियाणा वाला जो एक सिस्टम चला था, उससे जो कंप्लेन हमारे पास आई, उसके आधार पे जाके हमने वहां वो मरम्मती किया या काम किया या वो हमने आधारभूत संरचनाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की, चाहे सड़क बनाई, सड़क निर्माण किया या सीवर किया। वो उसमें ज्यादातर में ये चीजें दी हुई है कि सोशल मीडिया से जो हमारे पास कंप्लेन आम जनता से आई वो किया। अब इसमें से अब आज व्यक्ति ये चीजें कैसे करे, या तो सोशल मीडिया में वो रिकॉर्ड मिल जाए है, या फिर अगर पार्षद बताता, पार्षद लिख करके देता, तब तो बात उसकी तस्दीक हो सकती थी। लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने कही है, आपको लगता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन में आगे अब जो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो उसमें से इन सारे तथ्यों को खंगालने की आवश्यकता होगी? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू, तो हो सकता है कि इन्होंने अपना कोई व्हाट्सएप, हाँ, जैसे हरपथ था, हरपथ वाला ऐप बनाया हुआ था, उसी तरह से और भी हरियाणा सरकार ने तो बहुत सारे इस प्रकार के ऐप बनाए थे। अपने लोगों की फोटो खींचिए और भेज दीजिए, एकदम 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपका काम होगा, सीवर है या पूरा है या कुछ है, इस तरह की चीजों। कुछ काम है जिसके लिए आप तुरंत टेंडर नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लड वाली स्थिति आ गई और आप या कोई सड़क टूट गई, तो आप तुरंत टेंडर लगा आकस्मिक जो उस तरह की आवश्यकता है। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत आपने टेंडर लगाया और जाकर के फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि वो सड़क टूटी हुई है उसको ठीक करेंगे। उसमें क्या होता है कि त्वरित काम होता है, वहाँ टेंडर तो बाद में फिर उसका जैसे जो होगा, जो तकनीकी प्रक्रिया है बाद में उसको फॉलो बाद में करी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसी सूचना आई और उसके लिए इसको टेंडर लगाना, इस तरह से काम होते हैं, होते रहे। अब देखने वाली बात यह है कि वो उस पर जो चीजें आई, क्या वो टेंडर लायक थे या तुरंत काम करने वाली बात थी उसमें? नहीं, उसमें ज्यादातर ऐसे ही हैं कि मरम्मत के काम है, तो ऐसा तो उसमें कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति मुझे नहीं दिखती है। जैसे सीवर मेंटेनेंस का काम है, हाँ। इतनी क्या आकस्मिक परिस्थिति हो सकता है कि सीवर, कई बार होता है कि सीवर लाइन में मान लीजिए किसी तरह से वो टूट जाए। नहीं, जैसे किसी मान लीजिए किसी पॉइंट पर, ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो सीवर टूटे हुए हो, हाँ। तो जाके उसको रिपेयर करना है, तत्काल उसमें बदलना है, तो करना। मान लीजिए कोई पाइप लाइन है लेकिन अगर नई पाइप लाइन डालने की बात की गई है, नहीं, फिर तो वो तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, वो नई सड़क, नई गली के निर्माण करने की बात नहीं, वो उसमें नहीं की गई है। तो ऐसे भी बिल हैं, इस प्रकार के भी इसमें इशूज है जो आगे चल करके हम चर्चा करेंगे, और लोगों को ये जानना भी चाहिए, वार्ड वाइज भी जानना चाहिए कि उस वार्ड के लोगों के साथ कितना छलावा इस घोटाले के माध्यम से किया गया है। तो अगला जो अब इसमें आरोप है कि सीवर से संबंधित विकास कार्य की फाइल आयुक्त नगर निगम तक जानी चाहिए, लेकिन इसको नीचे ही निपटा देगी। ये कितना गंभीर, अजीब सा सुनने में लगता है। ये तो कमिश्नर बैठते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर बैठते हैं, हर जोन के ज्वाइंट कमिश्नर बनाए गए हैं, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर भी यहाँ नियुक्त लगातार रहे हैं, 1-2 बार ही कभी एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट यहाँ खाली रहे हैं, अदरवाइज हमेशा उस पर भी कोई व्यक्ति बैठा रहता है। यहाँ तक कि एडिशनल कमिश्नर हेड क्वार्टर भी एक बनाए जाते हैं, जो वो भी कई चीजों पे उनकी मॉनिटरिंग, ऑलमोस्ट सभी चीजों पे उनकी मॉनिटरिंग होती है ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर ऑफ द नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो उसमें से अब ये देखिए कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। ऐसा लगता नहीं कि सिस्टम फेल है, कलप्स है, एक तरह से आप ये इसको कह सकते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि कोई एक्शन अपने लेवल पे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। कई बार जो बड़े अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि दबके से कोई काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यार उसको करो, उसको वहां पे वो क्या करते हैं कि उसको करना पड़ता है। वो कई जगह हमने देखा है कि काम करवा लिया, वो ठेकेदार फंस गया, ठेकेदार ने अपने लेवल पे कर दिया, वो घूमते रहते, जबकि उसकी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत थी। और इस तरह से हुआ, तो जब तक ऊपर से किसी का आशीर्वाद नहीं है तब तक वो इस तरह का काम कर नहीं सकता, क्योंकि नीचे वाले भी फंसेंगे इस तरह के काम में। नीचे वाले भी चुप हैं, उसके बाद वाले भी चुप हैं, उसका तीसरे चौथे पीढ़ी पर जो बैठा है वो जो है उसको काम कर रहा है, उसके ऊपर वाले चुप हैं, उसके ऊपर वाले चुप हैं। इसका मतलब ऊपर का कोई ना कोई दबाव है, तो इसीलिए एक आदमी उसमें कर गया काम, बलि का बकरा भी वही बना। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि नगर निगम के सिस्टम से भी बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसके पास चाहे वो पॉलिटिकल पावर वाले व्यक्ति हों, चाहे मंत्रालय या डिपार्टमेंट में बैठे हुए अपर लेवल के व्यक्ति हों, जिनका या तो संरक्षण उससे प्राप्त है या फिर जिनका प्रेशर उन पर था कि उसके तहत उन्होंने इस प्रकार की इस तरह के काम कराए, ऐसी कारगुजारी उन्होंने की है कि कमिश्नर को पास आउट कमिश्नर को आप कैसे स्किप कर सकते हैं, जिसमें ये नियम ही है सीवर के किसी भी काम की फाइल जो है कमिश्नर तक जाएगी ही, बिना उनके फाइनल अप्रूवल के आप वो काम नहीं करा सकते। तो फिर ऐसे में जो काम इन्होंने किए हैं, आप जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको आगे चल के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें मुझे जहां तक याद आता है कि जैसे एक सेक्टर 23 का मुद्दा है, उसमें हीरो होंडा चौक से लेकर के और काफी दूरी तक का सीवर डालने की बात की गई है उसमें। हालांकि उसमें कुछ काम हुए हैं, लेकिन उसमें आरोप ये लगे गए हैं, उसमें ये पाया गया है कि भाई इसमें कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ाकर इन लोगों ने उसमें डाले हैं। लेकिन इस प्रकार के काम जो हुए आरोप है उसमें, हाँ, कि भाई कमिश्नर अगर कमिश्नर को आपने स्किप कैसे कर दिया बिना अप्रूवल के और मेरा बड़ा एक सवाल दिमाग में आता है कि इस तरह के अगर मान लीजिए कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किया उस एस्टिमेट को या फिर उस प्लानिंग को, प्रोजेक्ट को नहीं अप्रूव किया, उसके बाद जब बिल पास होने के लिए अगर आया तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो फाइनेंस का हेड है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ सीए बैठता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है, वो किस बेसिस पे उसको सैंक्शन करता है, कैसे पैसा जारी करता है? क्या उसकी आवश्यकता नहीं होगी कि उसमें कमिश्नर का अप्रूवल इस प्रोजेक्ट पे था कि नहीं था, और बिल पास होने के लिए फिर कमिश्नर का अप्रूवल इस सीवर वाले प्रोजेक्ट में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस चीज को ऑडिट नहीं करता? सबसे पहले तो ये बात देखिए ना, अगर कमिश्नर को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है तो सबसे पहले तो ये मानिए कि वो कमिश्नर जो बैठा है वो तो अक्षम आदमी बैठा है कि सिस्टम में चल क्या रहा है और मतलब एक हम लोग कहावत कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो फिर तो अंधेर नगरी है और चौपट राजा, आप बैठ के कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आप कुर्सी पे आते हैं और कंप्यूटर पे बैठ करके कुछ इधर उधर देखते हैं और निकल लेते हैं। अगर आप फाइलों को देखते, काम को देखते, शहर घूमते, कहाँ काम चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको पूरी जानकारी मिलती ये हो क्या रहा है, उसकी इंक्वायरी होती। आप देखिए, एक आईएएस ऑफिसर कभी होता है जब वो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे जाता है तो पूरे स्टेट को मॉनिटर करता है। ये सब बातें कई बार ऑडिट में पता चलता है। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर एक नगर निगम में बैठा है, कमिश्नर बनकर बैठा है, और उनको ये नहीं पता जो उनके राइट्स हैं कि उन तक वो फाइल जानी चाहिए और उनको उस पर विजिलेंट भी होना चाहिए, कॉशस भी रहना चाहिए। तो या तो आपको नहीं ऐसा लगता कि ये आशंका इस बात की प्रबल होती जा रही है कि क्या इस ऐसी चीजों को, इस हैपेनिंग्स को जानबूझकर होने दिया गया? बिल्कुल होने दिया गया। आखिरकार हुआ कैसे? और निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑडिट में जाकर के कोई ना कोई अड़ंगा लगा तो बात नहीं, ऑडिट क्योंकि जितने काम होते हैं उसमें किस तरह से फाइनेंस का यूज हुआ है, कैसे खर्च हुआ है, ज्यादा कर दिया है, कम कर दिया, ये ऑडिट में जब सारी बातें जाती हैं तो वहां पे पता चलता है कि ये क्या है। क्योंकि जो बिल पास होने जाएगा तो जब उस अप्रूवल की कॉपी भी तो उसके साथ जानी चाहिए, क्योंकि वो बेस लेटर है उसका, बिना उसके कैसे वो बिल पास कर देगा? बिल्कुल। तो ये आप देखिए, ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं और इस आरोप की जांच में समय लगा। उसके बाद इस पर अब कार्रवाई कितने समय, 8 महीने बाद हो रही है, अब तक भी लोग इस फाइलों को दबाए बैठे हुए थे, इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं इस पर। और अब एक चीज सर मैं यहाँ पे और चीज कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं, जो आधिकारिक जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात कर रहे हैं, सवाल उठता है कि यहाँ मेयर क्या कर रही है मधु आजाद, है ना? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सेक्शन है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। वो जैसे वो कह रहे थे ना कि हमें रिपोर्ट नहीं, उसके पास अधिकार है कि किसी चीज की इंक्वायरी की मांग कर सकते। उनका इंटरवेंशन कितना हुआ है इसमें और नहीं हुआ है, या उनकी कार्यशैली कैसी रही है, इस सारी चीजों को लेकर के उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके। लेकिन इसमें क्योंकि ये जो गंभीर आरोप लगे हैं जांच समिति ने, और खुद उन्होंने अपनी फाइंडिंग में इन चीजों को मेंशन किया है, इसीलिए हमने सोचा कि गुरुग्राम की जनता की जानकारी की दृष्टि से कम ये चीज तो जरूर सामने आनी चाहिए कि आखिर वो कौन से आरोप थे जो इतना हाई तोबा मचाया गया और इसको इतना हाई प्रोफाइल केस बना करके सामने रखा जा रहा है आज की तारीख में, जो कि प्रशासनिक स्टेप से ही इसको निपटाना चाहिए था और कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके खिलाफ सख्त और समय के अनुसार।
ना अकाउंटेबिलिटी तब समय के अनुसार फिक्स की गई और ना ही समय के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अब इसको एक पॉलिटिकल हाइप दिया गया, मैं ऐसा मानता हूं, इसे एक पॉलिटिकल हाइप दिया गया। तो इसीलिए अब नेक्स्ट जो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक और आरोप इसमें लगे हुए हैं कि केवल 3-4 एजेंसियों को ही, अच्छा वो चिन्हित किया होगा किसी हाँ, 4 को, हाँ, केवल 3-4 एजेंसियों को ही फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया है। ये आरोप, हाँ, ये जो शब्द मैं आप उपयोग कर रहा हूं, ये मैं उस एफआईआर से या फिर जो जांच समिति ने जो फाइंडिंग दी है, जो अपनी रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में एग्जैक्ट यही पॉइंट और यही शब्द लिखे गए हैं। अच्छा। मैं इसमें से कुछ भी अपनी ओर से नहीं मिला रहा हूं। जो जिन जिन आरोपों की चर्चा हमने आपके सामने की है और गुरुग्राम की जनता की दृष्टि से मैं सामने रखना चाहता हूं, तो उसमें से अभी आप ये देखिए कि इसमें कह रहे हैं कि केवल 3-4, ये पॉइंट नंबर 6 है जो आरोप है, आरोप नंबर 6, कि केवल 3-4 एजेंसियों को ही फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया है। यह भी, यह तो और भी गंभीर मसला है कि यानी कि एक कॉकस है, वही करेगा, यही करवाएगा, ये उसके इधर से, वो इसके इधर से, और मिल बांट करके फिर वही, यानी कि कुल जैसे आप एफआईआर लॉन्च करने की जो बात हुई है उसमें भी 4 अधिकारी और केवल 3 ठेकेदार हैं, यानी वही इशारा कर रही है, जो आरोप है उसी ओर इशारा कर रहा है। इसमें तो इन्होंने 3-4 लिखा हुआ है, लेकिन नाम 3 ठेकेदारों के ही एफआईआर के लिए दिए गए हैं और उन्हीं को जांच में भी बुलाया गया था, उन्हीं को शामिल किया गया, उनसे जवाब तलब किया गया है। तो ये जो 3 ठेकेदार थे, इन्हीं 3 ठेकेदारों को, अब आप देखिए कितना बड़ा नेक्सस है और कितना मतलब सॉफ्टली, कितनी आसानी से लंबे समय तक ये धंधा वहां चलता रहा कि केवल 3 ठेकेदारों से ही काम करे। तो आप एक इसके 2 चीजें सामने आ रही इससे जुड़ी हुई। एक तो ये कि उन 3 को ही वही 3 चहेते थे और इन तीनों ने मिलकर के ही अधिकारियों के साथ नेक्सस बनाया और ये काम, ये धंधा करता रहा। दूसरा ये बात आती है कि ये जो आरोप लगे हैं या जो इसका खुलासा हुआ है, जैसा आपने पहले जिक्र किया कि ऑडिट में ही ये चीजें शायद सामने आई होंगी, तब जाकर के इसका खुलासा हुआ, लेकिन ऐसा इस आरोप से तो ऐसा लगता है मुझे कि अन्य जो ठेकेदार थे जो इस सुविधा से वंचित हो रहे थे, क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम में तो बड़े पैमाने पर ठेकेदार हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो उनको जो तकलीफ होती होगी कि इनकी कमाई हो रही है और हम सब बड़े पैमाने पर वंचित हैं बड़ी संख्या में, ये बात तो उनकी ओर से भी ये चीजें गई होंगी। बिल्कुल ये करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, जब कोई प्रताड़ित होता है ठेकेदार कि मैं सक्षम था और फिर भी वो हमसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट किसी में कम भी है, फिर भी वो काम कर रहा है, तो इसलिए जरा सा आप ये देखिए, तो कई बार ये बातें खबरें बनती है और छपती भी। ठीक बात है, हाँ, वो तो सूत्रधार। लेकिन एक बात और बताना मैं चाहूंगा इसमें कि जो वो 3 ठेकेदार होगा उसका प्रभाव गुड़गांव भर में ही नहीं, इसका स्टेट लेवल पे प्रभाव होगा। यानी कि ये जो तीनों ठेकेदार हैं ये पॉलिटिकली भी बिल्कुल कहीं न कहीं से संरक्षित हैं, बिल्कुल, और दमदार हैं उस हिसाब से, हाँ, जिससे कि इनका इतना बड़ा नेक्सस और इतना मजबूत नेक्सस था कि इनको छेड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की, इतने लंबे समय तक ये धंधा चलता रहा। तो कहा गया भैया इससे तीसरा चौथा नहीं आए, अगर 3 है तो चौथा नहीं आना चाहिए। और इसमें कमिश्नर भी क्या करेगा, इसमें और लोग क्या करेगा, उसमें तो पूरा बरदहस्त है, उस बरदहस्त के हिसाब से काम चल रहा है। अफसर को भी क्या, जो सबको केक कटेगा तो बटेगा सब में, तो चाहे वो केक काटे या वो केक काटे, केक कटने के बाद तो सारे उसमें खाएंगे, शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन सबकी सहभागिता है कि। और अब एक इसमें जो अब अंतिम इसमें जो 7वां आरोप इसमें है जो इन्होंने मेंशन किया है, एफआईआर में मेंशन किया है और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है, यहाँ तक कि जो चीफ इंजीनियर हैं गुरुग्राम नगर निगम के, उन्होंने भी अपने लेटर में इस 7वें पॉइंट को, आरोप को मेंशन किया है, विकास कार्य की किसी भी फाइल में एमबी की स्कैन कॉपी नहीं लगाई गई है। जरूरत होती है इसकी एमबी कॉपी की, हाँ बिल्कुल, इसको तो लगाना पड़ेगा तभी आप पूरी चीजें उसमें। यानी कुल मिलाकर के इन 7 आरोपों से ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सारे नियमों को ताक पर रखते हुए, दरकिनार करते हुए, और वो लोग अपना धंधा लंबे समय तक चलाते रहे। बिल्कुल ये चलता रहा, और ये तो पता नहीं ये कैसे बात निकली, पॉलिटिकली कोई बात है या आपसी कोई पॉलिटिकली कुछ है,
तभी ये बात, या अधिकारियों के बीच में कोई क्लैश हो सकता हाँ, है, ये भी हो सकता है, राइवलरी आपस में रहती है, तो उस कारण से क्यों मलाईदार पदों पर जब बैठते हैं व्यक्ति, एक दूसरा आदमी मलाई खा रहा है और दूसरा केवल देख रहा है। इस तरह की बातें आ रही है। अगर जैसे 11 वार्ड के आप कह रहे हैं कि फर्जी रिपोर्ट तैयार करके उसको पेश किया गया, लेकिन इसमें एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर ये फर्जी साइन है सबके, तो ये सारे पार्षद चुप क्यों बैठे, जांच में ये शामिल क्यों? माने ये इशू है और बहुत गंभीर इशू है, तो इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो भी लोगों को जानना चाहिए कि उनके जनप्रतिनिधि कितने पाक साफ और कितने ईमानदार हैं, और जनहित के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। वो इशू भी है, एकदम उसको भी टच किया है जांच समिति ने, जांच अधिकारी ने उसको भी इसमें टच किया है। अच्छा। और एक्सप्लेन किया है उनके अपीयरेंस किस तरह के रहे हैं, वो भी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इसीलिए हम इस चर्चा में इस बहस में या इस चर्चा में हमने केवल उस आरोपों का ही जिक्र किया जिन आरोपों को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, सभी वार्ड की जनता को जानना जरूरी है कि आखिर इन अधिकारियों पर या इन ठेकेदारों पर क्या आरोप लगे थे, जिससे कि स्थानीय निकाय मंत्री या गृह मंत्री अनिल विज को आकर यहाँ छापा मारना पड़ा और उन्होंने यहाँ आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई या FIR लॉन्च करने का जो निर्देश दिया है या जो घोषणा उनको करनी पड़ी है, उसके पीछे क्या कारण थे। यही 7 आरोप थे और इससे आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो प्रशासनिक तंत्र काम करता है और करना चाहिए, उसको कैसे इन्होंने धूल चटाया है आपस में ठेकेदार और कुछ अधिकारियों ने मिलकर। लेकिन यहाँ एक बहुत हम दोनों साथियों की चर्चा से जो एक लबोलुआब सामने आता है, वो बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि कोई न कोई पॉलिटिकल ऐसा बॉस था या फिर ब्यूरोक्रेटिक ऐसा कोई बॉस था जिसका हस्तक्षेप था, जिसका संरक्षण प्राप्त था इन अधिकारियों को और इन ठेकेदारों को। क्योंकि जांच अधिकारी ये कह रहे हैं कि केवल 3 से 4 ठेकेदारों को ही फायदा पहुंचाने के लिए इस कारगुजारी की गई, ये धंधा किया गया। और दर्जनों यानी 11 तो वार्ड हैं, लेकिन उन 11 वार्डों में कम से कम आप इसको जस्ट डबल कर दें, यानी 24 से भी ज्यादा प्रकार के काम इसमें किए गए हैं। तो ये कोई 1-2 दिन में ये घटना नहीं हुई है कि एक ही बिल में ऐसा काम किया गया और गलती से हो गया या किसी एक व्यक्ति ने कर दिया। तो इसीलिए ये तो पूरा का पूरा नेक्सस था, अनैतिक गठबंधन था जिसके तहत चल रहा था और कोई न कोई बॉस बनकर उसे संरक्षित कर रहा था। तो ये थे आरोप और इस बहस में, इस पेशकश में बस इतना ही। और आप देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधुकर जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।